नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, जिसमें आज हमने विषय लिया है नवांश का महत्व। नवांश का फल कथन में क्या महत्व है? हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, हमारी नब्ज चल रही है, जिसको देखकर डॉक्टर बता देता है कि इसकी शरीर की पोजीशन क्या है। अगर ये नब्ज चलना बंद हो जाए तो कह देगा ये इंसान ख़त्म है, यानी कि प्राण निकल गए, इसके नब्ज बंद हो गई। तो D1 चार्ट हमारे शरीर के बारे में बताता है। तो ये क्या हमारी नब्ज है। अगर ये चलती है, जो इसमें कहा जाता है फल कथन, क्या D9 उसका समर्थन करता है? ये प्राणों का काम करता है। हम अगर सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट देखकर फल कथन कर दें, किसी भी कुंडली का विश्लेषण कर दें, किसी भी प्रश्न का उत्तर दे दें, तो ये ठीक नहीं होगा। पिछले पाठों में भी मैंने बताया कि D9 चार्ट से ही हमने फल कथन करना है। फल जो भी प्रश्न है उसका उत्तर जो है, आंसर जो है, हम D1 चार्ट से ही देंगे, मगर बाकी सभी चार्टों का समर्थन लेंगे। हम भाव भवेश कारक देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली देखते हैं, नवांश भी देखते हैं, और उसके अलावा जो D चार्ट है, किस प्रश्न का आंसर हम किस भाव से दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम D चार्ट दूसरे भी देखेंगे। इन सभी का विचार करके अगर आप फल कथन करते हैं तो आप, मेरे हिसाब से, कि आप सही आंसर देंगे। कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ग्रहों का बल जो है D9 चार्ट से देख सकते हैं, भी यहाँ आकर ग्रह यहाँ मजबूत हुआ, बलवान हुआ। नहीं, ग्रहों का बल जो देख रहे हैं वो षट बल में देख रहा है। यहाँ हम D9 चार्ट में ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि जो D1 चार्ट में स्थिति है वो D9 चार्ट में आकर वो स्थिति जो फल कथन करना है, स्थिति के अनुसार, युति के अनुसार, दृष्टि के साथ जो हम कथन करना चाह रहे हैं, उसमें मजबूती आई है या कि कमजोर, ग्रह कमजोर हुआ है। हम भावों का भी यहाँ से देखेंगे कि अगर जब मान लीजिए ये D9 चार्ट से हम लगन की बात करते हैं, यहाँ लगन में मिथुन राशि है, लगन में मिथुन राशि है। मिथुन का स्वामी कौन हुआ? बुध। मगर D9 चार्ट में जो लगन है उसमें कौन सी राशि है? मेष राशि है। मेष राशि D1 चार्ट में कहाँ थी? अष्टम के थी। अष्टम की राशि D9 के चार्ट की लगन की राशि बन जाना ही कमजोर दिखाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बताती है। जब D9 चार्ट की लगन का राशि जो है 6, 8, 12 की राशि आ जाए तो जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल जाना चाहिए भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं भी लगन, लग्नेश, लगन का कारक कौन है। अगर लगन से संबंधित प्रश्न है तो हम यहाँ से बारी बारी सभी ग्रहों का निर्णय कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए है तो हम देखेंगे भी सूर्य यहाँ कहाँ है। सूर्य यहाँ चौथे भाव में, केंद्र में है, और किसकी राशि में? मित्र ग्रह की राशि, चंद्रमा की राशि में है। सॉरी, D9 चार्ट में सूर्य कहाँ है? अष्टम में है, मंगल की राशि में है। अष्टम में सूर्य का होना, और वो जब D9 चार्ट में देखेंगे तो किस राशि में आ गया?
मित्र की राशि में आ गया और कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सूर्य D1 चार्ट में कमजोर था, हालांकि वो उच्च राशि का होकर बैठा है, मगर उसकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उच्च राशि का जरूर होकर बैठा है, मगर स्थिति जो है अष्टम में किसी ग्रह का होना शरीर के लिए कष्टदायक ही होता है, और फिर बलवान होकर बैठना तो होगा ही होगा। तो जो यहाँ फल देना था, यहाँ की जो स्थिति थी उससे तो D9 चार्ट में जब वो आया तो केंद्र में आ गया, मित्र राशि का हो गया, तो पोजीशन में कुछ ना कुछ सुधार ही हुआ है। अब चंद्रमा को देखें, चंद्रमा यहाँ केंद्र में है, कौन सी राशि का है, मीन राशि का। किसके साथ है, शुक्र के साथ है, शुभ ग्रह के साथ केंद्र में और गुरु की शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में। तो क्या हुआ, चंद्रमा D9 चार्ट में उसकी स्थिति क्या होगी, 12वें स्थान में चला गया, व्यय स्थान में चला गया। किसके साथ चला गया, केतु के साथ, राहु केतु के एक्सिस में आ गया, स्थिति कमजोर हुई। परंतु यहां भी मीन राशि का था और यहां भी मीन राशि का है। अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में जिस राशि का हो उसी राशि में चला जाए तो उसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। वर्गोत्तम, ये भी साथ साथ में पता होना चाहिए, वर्गोत्तम। तो चंद्रमा क्या हो गया, वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम होने से इसको फिर बल मिल गया। दूसरी बात, अगर कोई ग्रह D1 चार्ट में किसी भी राशि का है परंतु D9 चार्ट में वो गुरु की राशियां दो हैं, धनु और मीन, अगर धनु या मीन की राशि में चला जाता है तो वह क्या हो जाता है, परशोत्तम भी हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, परशोत्तम। चंद्रमा वर्गोत्तम भी है और परशोत्तम भी है। चंद्रमा D1 चार्ट में जो स्थिति थी इसकी, जो हम फल कहने जा रहे थे कि ये शुभ राशि का है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो इसकी स्थिति 12वें में जाने के कारण कमजोर हुई, राहु केतु के आने से कमजोर हुई, मगर उसके अलावा वो परशोत्तम भी हो गया और वर्गोत्तम भी हो गया, तो सम हो गया। जितना फल हम यहाँ चंद्रमा के बारे में कहना चाहते थे, जो कहना चाहते थे वो हम फिर भी कह सकते हैं, चाहे वो 12वें भाव में गया, चाहे राहु केतु के एक्सिस में गया, क्योंकि वो वर्गोत्तम और परशोत्तम हो गया, इसलिए वो फल उतना ही देगा। अब उसके अलावा हम देखें बुध। बुध क्या है, यहाँ लगन का स्वामी है, उसकी स्थिति क्या है, अष्टम में चला गया, आयु में चला गया, दीर्घ रोग में चला गया। बैठा किसके साथ है, सूर्य और शनि के साथ बैठा है, कमजोर हो गया। और तो अगर हम D9 में देखें, बुध कहाँ चला गया, बुध लगन में आ गया, बुध लगन में आ गया, बुध की स्थिति अच्छी हो गई। मगर यहाँ मेष राशि का था और यहाँ भी मेष राशि का है, तो बुध भी वर्गोत्तम हो गया, वर्गोत्तम हो गया। बुध अष्टम की बजाय लगन में आ गया और वर्गोत्तम हो गया। इसके लिए जो हमने फल यहाँ कर कहने थे उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, कमजोर नहीं हुआ। यहाँ कमजोर था, D9 में आकर मजबूत हो गया, क्योंकि एक तो वर्गोत्तम हो गया और दूसरा लगन में हो गया। और D1 चार्ट का लगन का स्वामी अगर मजबूत हो गया तो फल कथन करने में हमें अच्छा ही फल करना चाहिए। उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल की स्थिति देखें।
मंगल D1 चार्ट में केंद्र में था। किसकी राशि का था? शनि की राशि का था। किसके साथ था? राहु केतु एक्सिस में था। तो D9 चार्ट में क्या हुआ? D9 चार्ट में केंद्र में आ गया। यहां त्रिकोण का स्वामी था, यहां केंद्र का हुआ। कमजोर जरूर हुआ क्योंकि यहां त्रिकोण का स्वामी था, मगर इतना भी नहीं 6, 8, 12 में नहीं गया, 11 में भी नहीं गया, तीसरे में भी नहीं गया। तो इसलिए थोड़ा कमजोर जरूर हुआ, मगर यहाँ क्या था? शनि की राशि का। और यहाँ क्या है? शनि का। ये भी वर्गोत्तम हो गया। मंगल भी वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम होने से जितना वो कमजोर हुआ था उतना ही वो फिर मजबूत हो गया। जो फल हम मंगल के बारे में कहना चाहेंगे वो हम कह सकते हैं। बुध का हमने विचार कर लिया, उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति D1 चार्ट में तीसरे में है, मंगल की राशि का है, ठीक है। और D9 चार्ट में वो केंद्र में आ गया, उसकी स्थिति अच्छी हो गई। 3 से वो केंद्र में आ गया, सप्तम में आ गया, उसकी स्थिति अच्छी हो गई। और यहाँ कौन सी राशि का था? मंगल की था। यहाँ किसके है? शुक्र की राशि का हो गया, शुक्र की राशि का हो गया। तो जो मान लीजिए हम धन की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो शुक्र की बात तो करेंगे। यहाँ धन का कारक कौन है? गुरु। शुक्र, यहाँ भी शुक्र है और यहाँ भी शुक्र है। शुक्र की बात तो होगी। शुक्र कहाँ चला गया था? केंद्र में था। यानी तो धन के बारे में जो हम कहना चाहते थे, जो कारक है वो कारक मजबूत हुआ है। और यहाँ शुक्र क्या था? शुक्र यहाँ कमजोर हुआ था, तो यहाँ कारक मजबूत हो गया। शुक्र जहाँ जो इसका स्वामी था धन स्थान का, वो D9 चार्ट में जाकर कमजोर हुआ, यानी यहाँ मजबूत था। उसके उलट गुरु जो था, कारक था, वो यहाँ पे इतना मजबूत नहीं था, अशुभ स्थान पे है। तो यहाँ क्या हुआ? मजबूत हुआ, कारक मजबूत हुआ। उसके बाद हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र की अभी हम देख रहे थे कि शुक्र जो है मीन राशि का है, गुरु की राशि का है, केंद्र में बैठा है। और यहाँ आकर बुध की राशि का हो गया और छठे भाव में चला गया, जिससे शुक्र कमजोर हो गया। अब शनि की बात करें। शनि D1 चार्ट में अष्टम में है और अष्टम का ही वो कारक है, अष्टम में बैठा है, अष्टम का ही कारक है, मंगल की राशि का है। मगर शनि D9 चार्ट में त्रिकोण में आ गया। यहां से स्थिति उसकी अच्छी हुई। एक तो स्थिति अच्छी होगी, दूसरा किसकी राशि में आ गया? गुरु की राशि में आ गया। कोई भी ग्रह अगर D1 चार्ट में किसी की भी राशि का हो, किसी ग्रह की राशि का हो, मगर D9 चार्ट में अगर वो गुरु की राशि, मीन या धनु की राशि में आता है, तो वो परसोत्तम हो जाता है। तो शनि क्या हुआ? परसोत्तम हो गया। शनि से संबंधित जो फल कहेंगे हम अच्छे कहेंगे, बढ़ोतरी हुई है उसकी। यानी एक तो वो अष्टम से नवम में चला गया, त्रिकोण में चला गया, दूसरा वो गुरु की राशि का हो गया तो परसोत्तम हो गया। तो इस प्रकार हम सभी ग्रहों को देखेंगे कि कौन सा जो फल जिस ग्रह के संबंधित प्रश्न है, हमारा जिस भाव से संबंधित है। मान लीजिए पुत्र की बात करते हैं,
हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पूर्व जन्म की बात करते हैं, कोई प्रश्न आता है, पंचम से रिलेटेड प्रश्न आता है, तो वहाँ का स्वामी कौन है? शनि है। वहाँ का भावेश कौन है? शनि है। भावेश की स्थिति D9 में कैसी है? वहाँ जो ग्रह बैठे हैं, मंगल है, मंगल की स्थिति D9 में कैसी चली गई? ठीक। उसके बाद यहाँ का कारक कौन है? गुरु। गुरु की स्थिति D9 में बढ़ोतरी हुई है या कमजोर हुआ है, ये सारा देख रहे हैं। उसके अलावा फिर हमने काल पुरुष के मुताबिक यहाँ का स्वामी कौन है? काल पुरुष में सूर्य। सूर्य की स्थिति भी हम D9 चार्ट यहाँ कैसी थी और यहाँ पर क्या हुई, ये सारा विचार करके फिर ही हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में 100% सक्षम होंगे। फल कथन करने से पहले जिस भाव का प्रश्न हो उस भाव के भाव भवेश कारक के अलावा D1 चार्ट के अलावा D9 चार्ट का समर्थन लेना है, और उसके अलावा जो D चार्ट दूसरे हैं उनका समर्थन लेना है। उसके बाद हमने काल पुरुष की कुंडली की। हाँ, अगर भरत कर धन की बात करते तो धन की बात हमने शुक्र देखा, शुक्र की D9 में देखी, उसके अलावा गुरु को देखा, तो D चार्ट और कौन सा देखेंगे? D2 देखेंगे, जिसे हम होरा कहते हैं, होरा की बात करते हैं। तो उसमें भी ये जाकर स्थिति देखेंगे, फिर हम फल कथन करेंगे। और काल पुरुष की कुंडली को देखना भी मत भूलिए। इस पाठ में इतना ही। आगे चलकर हम जो कुंडली विश्लेषण है उसको शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे। सभी 12 भावों का हम कुंडली विश्लेषण करेंगे कि कैसे हमने किस प्रश्न का उत्तर देना है, क्या क्या देखना है, प्रैक्टिकली हम शुरू करेंगे। तो इसमें इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।